वो 1 बजे होगा। अभी लेक्चर जनाब अब्दुल रहीम भट्टी साहब का होगा। आज की तकरीब का जनाब कुरान पाक से एडवोकेट हाफिज़ अब्दुल सली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तद्लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते रसूल मकबूल के लिए मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ़ लाएँ। अतिया की पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मैं वज़ीर फर्द से रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अब्दुल रहीम भट्टी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। जनाब अब्दुल रहीम भट्टी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे नौजवान प्रोफेशन में आने वाले साथियों, आप
इस मुअज़्ज़ज़ पेशे में आने की मुबारकबाद देता हूँ। ये पेशा इंतहाई तक़द्दुस का तकाज़ा करता है और इसकी रवायात और इसकी अक़दार हमारे पेशरो वकला में से नामवर हस्तियाँ ऐसी छोड़ी हैं जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादें रखी हैं और कानूनी एतबार से और दस्तूरी एतबार से उनकी खिदमात के हम मोतरफ़ नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। और इस एतबार से मैं आपको अर्ज कर दूं कि बरे सगीर हिंदो पाक में ज्यादातर सियासी उफ़ पर नमूदार होने वाले सियासतदानों में जो कानूनी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद एक मोहतात अंदाजे में वो बाकी अगर इंडिविजुअल या एक शोबे के तौर पर देखा जाए तो एक जिम्मेदाराना बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सब में इसका मकाम और इसका अहाता जो किया गया है वो सबसे ज़्यादा है। और मैं आपसे जिस अहम मौजू की तरफ आने से पहले एक बुनियादी बातों में से एक चीज़ जो कि जिसका ताल्लुक कोड ऑफ एथिक्स से है, एक इंतहाई दर्दमांदाना अपील करूंगा कि इस पेशे की हुर्मत का और इसके वकार के आप जिस पेशे को और जिस आइंदा जिंदगी को जिसमें जाकर अपना जरिया मुआश और एक बाकायदा पेशे के तौर पर अख्तियार करने जा रहे हैं, जितना ज्यादा आप इसे इज्जत देंगे, तकदीस का ख्याल रखेंगे, आपका जाती किरदार भी काफी हद तक दूसरों के लिए वो काबिल कबूल होता जाएगा और उससे आपकी शख्सियत का पेशे के साथ वाबस्तगी को वो इंतहाई संजीदा लेने लगेगा। मैं खास तौर पर अगर जिंदगी में नौजवान साथियों को, अच्छा मैं जब नौजवान का कह रहा हूँ तो मेरे वो चंद अहबाब जो इस पेशे में शायद वो उम्र के इब्तदाई हिस्से से दूसरे हिस्से में अब मुझे नजर आ रहे हैं आज की इस नशिस्त में, तो पेशे के एतबार से आपका पहला पेशा कोई भी रहा हो, हम अपने इस पेशे में आने वाले नए साथी को उसकी ज्वाइनिंग से यानी उसके पेशे को में शमूलियत की तारीख से ही शुमार करते हैं। और इस लिहाज से मैं एक लाइटर साइड ऑफ द नोट में अर्ज कर दूं, हमारे
एक शाह साहब थे और वो हाई कोर्ट के बड़े मोहतरम जज थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनका ताल्लुक केपीके से था। तो वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एज ए सिविल जज से लेकर हाई कोर्ट के जज के तक अपना एक रफ्ता रफ्ता तरक्की पाते हुए वक्त गुजारा था। तो जिस दिन वो हमारे चैम्बर में आए, मैं और डॉक्टर जीएस खान जो इस दुनिया में नहीं है, हम उन्हें कहते थे हमारे यंगेस्ट लॉयर ऑफ द प्रोफेशन। तो उस लिहाज से एहतराम के एतबार से उम्र की बुजुर्गी का ख्याल रखते हुए नौजवान साथी चाहे कुछ अर्सा पहले ही प्रोफेशन में क्यों ना आगे हो, उनको जो एक माशरे के बाकी तकाजे हैं, प्रोफेशन के कमरे से निकलने के बाद कमरा अदालत हो या आपके बार रूम हो, वहाँ इस बात को मलूज़े खातर रखते हुए जरूर ये जो सीनियरिटी का असूल है उसे मद्देनजर रखें। लेकिन जो उसके बाद का एहतराम है बाहर, वो उम्र के साथ उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो एहतराम नौजवान साथियों से मैं तो को रखता हूं कि वो एहतराम जरूर दें। इससे जो चारों तरफ हमारे अफराद आप लोगों को किसी न किसी जाविये से देख रहे होते हैं, तो इसका भी एक तासुर ही अच्छा नहीं पड़ता, बल्कि उसके दिल में होता है कि काश कि ये एहतराम उनके हाँ भी पाया जाए। तो लिहाजा उम्र और पेशे की दोनों की उम्रों का एक बाहमी जो एक ताल्लुक और इसके अंदर पैरिटी कायम रखना भी कदरे आप लोगों के लिए जितना जाहिरी तौर पर आसान नजर होता है, अमली तौर पर शायद आप करते वक्त कहीं कहीं दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन इसको जितना ज्यादा आप इन असूलों को आप मद्देनजर रखेंगे, पेशे की इज्जत भी कायम रहेगी। जो उम्र और जिंदगी के अंदर बाकी अहबाब को भी इन चीजों का अच्छा असर पड़ेगा। ये तो वो चंद बातें थी जो मैं इसका ये ताल्लुक, दीज आर रिलेटेबल टू द कोड ऑफ एथिक्स। मैं आज जिस पेशे से ताल्लुक है, एक मुख्तसर सा जायजा आपके सामने पेश कर देता हूँ। इंतहाई तौर पर एक पसमानदा इलाके से मेरा ताल्लुक था। तालीम के शुरू के ही दिनों से ख्याल था कि मुझे जिंदगी में कानून के पेशे से वाबस्ता होना है, और उस शौक में तालीम हासिल करता गया। तो शायद बहुत सारों को उस वक्त जब मैंने लॉ किया, आई डिड माई लॉ ग्रेजुएशन इन द ईयर 1971, तो उस एतबार से शायद बहुत सारे में से मार्शवा चंद अहबाब के, बाकी शायद उस उम्र के नाम।
तो प्रोफेशन के साथ किसी न किसी हवाले से ताल्लुक रहा। उसके बाद जब पेशे में आया, काम करने का तजर्बा मिला, तो शुरू के 10 साल मैंने तमाम पेशों में जो शोबे हैं, चाहे उसका दीवानी मुकदमात से ताल्लुक हो, फौजदारी से ताल्लुक हो, महकमा माल से ताल्लुक हो या कारपोरेट से ताल्लुक हो, इन तमाम शोबों के केसेस को मैंने तब आजमाई की। जो कुछ इसके अंदर सीनियर से सीख सकता था और उसका इस्तेफादा मुझे प्रोफेशन में मिलता गया। आखिर कुछ अर्सा मैंने एक सरकारी अदारे में लॉ के शोबे में उनके अफेयर्स लीगल डिपार्टमेंट को काम करने के मौके ने मुझे काफ़ी हद तक जो इनसाइट थी सर्विस मैटर की, उसका मुझे करीब से न सिर्फ अमली ज़िंदगी में, अदालत में, मुलाजमीन में, उनके मसाइल में, उनके सर्विस रूल्स रेगुलेशन से, उनकी फ्रेमिंग से लेकर अप्रूवल तक और उनकी इन्फोर्समेंट तक, वो मेरे जिम्मेदारियों में से था। तो मैं आपको अर्ज करने का मकसद है कि जब प्रोफेशन में मैंने खुद मुख्तार उस अदारे से अपने आप को 90s में उसे खैरबाद कह दिया, तो अब ऑलमोस्ट 32 ईयर्स एक्सक्लूसिवली जब मैंने काम शुरू किया, तो वो एक हवाला कुछ इब्तदाई तौर का तमाम डिसिप्लिन में काम करने का जो सर्विस साइड के अलावा भी थी, वो भी मुझे मिला। आखिरकार एक वजह शोहरत चंद अहम सर्विस मैटर के मामलात आए और उन मामलात ने पूरे मुल्क में उन केसेस से मुतल्लक और उनके अंदर मुकर्रर होने वाले वकला में से पाकिस्तान के सीनियर लायर्स मौजूद थे, उनमें इस हादसा का भी नाम शामिल था। वो तमाम केसेस ऑलमोस्ट रिपोर्टेड थे। तो मैं आपको अर्ज करने का मकसद ये था कि वो एक ये जो शहर है आपका इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बाकी शहरों से इसकी कुछ एक अलग भी एक नौयत है, जिसको मैं अपने इस खास डिसिप्लिन जिस पर आज मैं आपसे कुछ अपनी सर्विस और इसके बुनियादी असूलों पर बात करने जा रहा हूँ, वो बता दूं कि ये एक शहर जो सर्विस से वाबस्ता अफराद का, जिसमें एक अक्सरियत का ही ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनके आए दिन मसाइल से ताल्लुक भी उनका है। यानी मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ सर्विस क्लास की तादाद बाकी शोबों की निस्बत वो सबसे ज्यादा है। अब जब ये सबसे ज्यादा है तो लामहला उनके मसाइल जो सर्विस से वाबस्ता इश्यूज हैं, वो भी उन्होंने रहनुमाई कहें या उससे मुतल्लक दाद रसी के लिए आखिरकार अदालतों में जाना है, तो उसका तरीक़ाकार और कौन वकील उनके लिए बेहतर खिदमात दे सकता है। तो उस एतबार से इस्लामाबाद की जो सर्विस से रिलेटेड या सर्विस से मुतल्लक अफराद हैं, वो
सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि 1 लाख से जायद लोग इससे वाबस्ता हैं। इतनी बड़ी तादाद के मसाइल और उनसे वाबस्ता जो इश्यूज हैं, वो वकला में से जो क्लास सबसे ज्यादा उससे मुस्तफीद हो सकती है या आइंदा उनके मामलात को जिंदगी में प्रोफेशन में ज्वाइन करने के बाद दिलचस्पी रखते हूँ आप में, उनके लिए शायद मेरा आज का जो आपसे लेक्चर है वो उनके लिए ज्यादा मुफीद होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले, इसके खालिक या इसके बानी, और उससे पहले इस बात का जो अफकार हम तक पहुंचे हैं जिस आला शख्सियत के, अल्लामा इकबाल, और उसके बाद बानी कायदे आज़म, और उसके बाद भी बड़ी कादावर शख्सियतें जो मुल्क के मामलात में चली, उनका ताल्लुक इस मुअज़्ज़ज़ पेशे से था। तो मैं अर्ज करने का मकसद था कि आप इस पेशे की इस इज्जत में इजाफे का बायस बने, इसके लिए ऐसा कोई कदम पब्लिक में ना उठे, या इवन अपनी बार के अंदर या अदालत में भी ना उठे, जिससे अल्टीमेटली एक जो वहां आने वाला साइल है उसको तासुर मिले कि ये लोगों का अखलाक या इनके अंदर जो बर्दाश्त की कुव्वत या इनके अंदर फहम फरासत की जो कुव्वत है वो काफी हद तक आम लोगों की जैसी है। जिस तरह से वो जिंदगी में हर अमल इस चीज से मावरा होकर करते हैं कि शायद वो किसी को जवाब दे नहीं है, तो ये भी उसी तरह के। तो मेरा इस सारी तमहीद का मकसद ये था कि पर्टिकुलरली जब आप यूनिफॉर्म में हो तो किसी सूरत में आपके दिल में उस तरह का तसव्वुर या उस तरह का अमल आपसे सरजद नहीं होना चाहिए जो इस पेशे की हुर्मत को कम करता हो या कमी का बायस बन सकता हो। तो आप इस काले कोट की लाज को रखना ये आपके हाथ में होगा। जितना एहतराम देंगे उतना ही आपको इसके समरात आपके हाथ में। तो आपने पेशे की लाज रखनी है, उससे हमें फख्र। दूसरा, एक छोटी सी खिदमत, सीनियर यहाँ मौजूद नहीं है, मैं तो एकेडमी में भी जाता हूँ तो अपने सीनियर साथियों से कहता हूँ को के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आप लोग कुछ थोड़े से मोहतात हो गए। आप बाइक पर हूँ, गाड़ी में हूँ, किसी काले कोट वाले को रास्ते से देखें तो उसे आप जरूर उसकी मदद करें, लिफ्ट दें। कम से कम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है उसका अपना इंतजाम किसी और के इंतजार में हो, वो उसे पूछ ले आपने अदालत में फलां अदालत जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने उस तरफ का रुख है तो बैठ जाइए या करीब तरह जगह पर आपको मैं उतार दूंगा। एक दूसरे का बाहमी एहतराम पब्लिक में ये भी अच्छा मैसेज भेजता है। तो इसमें आपका कोई इजाफी खर्चा भी नहीं होता, सिर्फ आपके एक रवैये से आप एक पेशे को या उस वक्त
जो काले कोट की इज्जत को एहतराम दे रहे होते हैं। तो ये वो बुनियादी चंद चीज़ें थी, इनको आप लेकर चलेंगे तो यकीन जानिए ये पेशा दुनिया में जो इसमें लोग मौजूद हैं वो बहुत इससे इस्तेफादा कर रहे हैं माली तौर पर। सबसे उस लिहाज से ये इकोनॉमिकली देखा जाए तो शायद ऐसा पेशा जो कंसल्टेशन के भी चार्जेस हैं इस पेशे के दुनिया के अंदर, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्री में, वो सबसे हाईएस्ट रेटिंग में आते हैं। तो मेरा मकसद है कि आप अपने एक और इससे मुतल्लिका चीज़ें आपके इल्म में ले आऊं। कोशिश कीजिएगा जिंदगी में कि जब तक आपसे मशवरा कोई मांगे ना, खुद ब खुद उसको बढ़ चढ़ कर मशवरा देकर या मशवरा देने की कोशिश करें। शायद उससे भी वकार पेशे का इजाफा नहीं होता, वो बेकदरी में बदल जाता है। जरूर मदद करें जो उसका खासकार, जो उसको चाहता हो और उस आपसे रहनुमाई लेने का दिली तौर पर ख्वाहिशमंद हो, और दूसरी शक्ल में अपने आप को एक बहुत हद तक ग्रेस और डिग्निफाइड अंदाज में रखने में पेशे की तकदीस में इजाफा होता है। अब मैं आ जाता हूं कि हमारे कानूनी पेशे में, चाहे वो सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, या फॉर दैट मैटर रेवेन्यू का लॉ हो, ये सारे पेशे वो हैं जिसमें बजट वक्त सब में महारत हासिल करना और उसकी तमाम बारीकियों को समझना, ये जिंदगी अल्लाह ने एक महदूद इस दुनिया में रखी है, उसमें शायद ये मुमकिन नहीं। तो इस एतबार से फौजदारी में जाने वाला बिल्कुल उसमें जाए तो पूरी तवज्जो से उसमें काम करने पर उसको उसका मकाम जल्दी मिल जाएगा और उसके मामलात पर उसकी गिरफ्त उसके शोबे में उस हद तक नुमायां हो जाएगी कि आपको किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी से कहने की जरूरत नहीं होगी, और वो आम आदमी ऑब्जर्व करेगा, चाहे वकला में से हो, चाहे वो साइलिन में से हो, या इवन जजेस में से हो। जब उससे कोई इसमें राय लेगा तो वो बताएगा फलां की इस लिहाज से बेहतर आप पाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आप जो इब्तदाई मालूमात के तौर पर या अपने पेशे के तमाम कंपोनेंट्स को एक हद तक मालूमात का आप तक होना ये जरूरी है। उसमें आज मैं सर्विस साइड को, क्योंकि आप अभी इस पेशे को ज्वाइन करने के लिए अपने आप को आपने ऑप्ट कर लिया है और आइंदा आप इसी पेशे में रहकर जो एक बुनियादी मालूमात हैं सर्विस साइड की, वो आप तक पहुंचाने की किसी हद तक मैं काविश करता हूं, और ताकि आप बुनियादी चीजों को बतौर वकील एनरोलमेंट के बाद केसेस के अंदर जब आपके सामने कोई चीज आएगी, कोई मैटर आएगा,
तो आपको क्या देखना होगा? तो मैं अर्ज करूं कि सर्विस जो मैटर्स हैं ये एमिनेट कहां से होते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 240 जो है ये बताती है कि ऐसे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप जिनके सर्विस लॉ को पार्लियामेंट बनाए या पार्लियामेंट किसी एक्ट के तहत वजूद में लाए, ये इसका जो माखज़ है वो पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ये एक टर्म है। एक दूसरी टर्म जो आम लोगों में है सिविल सर्वेंट, एक तीसरी टर्म भी लोग पब्लिक सर्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। तीनों में फर्क है। ये बुनियादी बात आपको अर्ज कर रहा हूं। जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जब आप 240 आर्टिकल को पढ़ेंगे वो बताते हैं कि पार्लियामेंट किन मैटर्स में लॉ को सर्विस साइड पर वो उनको लेजिस्लेट करेंगे। ये 240 वो बताता है। 260 है जो डिफाइन करता है सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो वो डिफाइन 260 में सर्विस ऑफ पाकिस्तान को एलेबोरेटली सर्विस ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन किया गया है। इन दोनों में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको मैं मुख्तसर तौर पर इतना अर्ज कर दूं। Every person in the service of Pakistan is not necessarily to be the civil servant, whereas every civil servant is belonging to the service of Pakistan. ये वाइस वर्सा नहीं। तो सर्विस ऑफ पाकिस्तान और सिविल सर्वेंट में थोड़ा सा और वाज़े तौर पर मैं फर्क बता दूं। मैं या कोई शख्स सर्विस में आता है तो वो किसी अदारे में मुलाजम होता है, तो मेन एक्ट उस अदारे को वजूद में लाने का, चाहे ऑर्डिनेंस की शक्ल में हो चाहे एक्ट की शक्ल में हो, वो पार्लियामेंट दे देती है कि ये अदारा इस तरह से इस मकसद के लिए वजूद में आएगा। इसके एम्प्लॉइज या ऑफिसर और स्टाफ इस तरह से रखे जाएंगे और उनके रूल्स अगर बनाने की कुव्वत जो पावर है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, यानी वो बनाए जाएंगे, अदारा उसको इनिशिएट करेगा और वो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वो प्रोमलगेट नहीं हो सकते और ना ही इन्फोर्स हो सकते। तो अगर ऐसे रूल जो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर वजूद में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं कि ये, और गजट ऑफ पाकिस्तान में भी पब्लिश नहीं होंगे, ये रूल कहलाते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रूल। एक स्टैट्यूटरी रूल है और दूसरे कैटेगरी जो स्टैट्यूटरी की है वो कौन से हैं? जो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से कि उनमें दरकार होती है और उसके बाद वो गजट ऑफ पाकिस्तान में भी पब्लिश होते हैं। तो दोनों ये कैटेगरी में से आपको सिर्फ मैंने
एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर बताया है कि स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। आगे जाकर बताऊंगा कि इसको अमली जिंदगी में जब आप कोई केस आएगा तो ये टेस्ट आपने सबसे पहले देखना है कि ये स्टैट्यूटरी रूल्स का से ताल्लुक रखने वाले अदारे का है या नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स रखने का वाले अदारे का है, मुलाजम जो है इसका ताल्लुक किसको है। और तीसरी जो बड़ी कैटेगरी दो ऊपर की बताई है, सर्विस ऑफ पाकिस्तान और सिविल सर्विस। हमारी मुसल्ला अफवाज जो तो तीनों डिसिप्लिन है, नेवल है, एयर है या लैंड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस है, इनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद दे आर इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान बट दे आर नॉट सिविल सर्वेंट। आपको मैं डिस्टिंक्शन बता, तो सिविल सर्वेंट के लिए गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेशन ने एक अलग फोरम बना दिया और उसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बैकिंग रखी। वो आर्टिकल है 212, आर्टिकल 212। उसमें कहा गया कि जो लोग सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होंगे उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल वजूद में आएगी और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी मैटर ये वो एडजुडिकेट करेंगे इन मैटर्स को। तो मेरा अर्ज करने का ये मकसद था कि जो पाकिस्तान के चारों सूबे और मरकज, इनमें लेजिस्लेशन ने, जहां तक सूबों को ताल्लुक है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी प्रोविंशियल असेंबलीज ने लॉ पास किए, और जहां मरकज का ताल्लुक था यहाँ हमारे मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट ने पास किए। यहाँ क्योंकि दो हाउस हैं, अपर हाउस है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं अर्ज करने का मकसद है कि पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो लॉ सिविल सर्वेंट के लिए बनाया, सबसे पहला लॉ वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 बनाया। ये जो एक्ट बनाया इसमें ये बता दिया कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो जैसा मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि 212 में जो स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल का वजूद, उस पे पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है वो वहां दी और वो दे दी गई, और उसमें एक प्रोविजन वाज़े तौर पर रख दी गई कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग देयर डिसिप्लिनरी मैटर शैल बी डेल्ट with by the फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। ये जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल वजूद में आया वो इसके लिए लॉ एक सेपरेट बना। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में सिर्फ बता दिया गया टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन वहां लेट डाउन हो गई, और उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन को मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। सेक्शन 3 है वो सिर्फ बताता है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो कहते हैं, उसने डिफाइन करते हुए बताया कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट में मैटर दिए गए हैं ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसके तहत रूल बनेंगे और जो
जिन मैटर्स को वो रेगुलेट करेंगे वो भी टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट होंगे। तो गोया अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक के मैटर एक कैसा एक सिविल सर्वेंट सर्विस को ज्वाइन करेगा, उसकी ज्वाइनिंग की या सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या होंगी वो फुलफिल करेगा। नेचुरली इस तमाम जुजियात को डिटेल में तय करने के लिए वो रूल वजूद में आए। वहां सिर्फ दे दिया अपॉइंटमेंट, उसके तहत तमाम जुजियात को रूल ने कवर की। दूसरा हिस्सा आ गया कि शुरू में आदमी अपॉइंट होता है तो वो कुछ आजमाइशी पीरियड के लिए होता है, जिसे हम सर्विस मैटर में कहते हैं ऑन प्रोबेशन होता है। वो प्रोबेशनरी पीरियड जो उसने सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो फिर वो श्योर फुटिंग पर आ जाता है, यानी उसके बाद वो रेगुलर सिविल सर्वेंट कहलाने का मुस्तहिक होता है। तो ये रेगुलर होने के बाद प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो जिस सिविल सर्वेंट के जिस शोबे में जा रहा है वो पाकिस्तान की जो हमारी बड़ी सर्विसेज हैं वो जाहिर है, मैं आपको अर्ज कर दूं 13 ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं। ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप आप पूछेंगे क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो हमारी ऑफिशियल और ये फंक्शनरीज उनको परफॉर्म करते हैं अपने जाकर सीनियर पोजीशन में इनका आगाज होता है। नॉर्मली ये सारे के सारे ग्रेड 17 एंड अबव में आते हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप में जो ज्यादा नुमाया ग्रुप पाकिस्तान में तमाम अजला और तहसील की लेवल पर भी पाए जाते हैं। पार्टीशन से पहले इनका ज्यादातर ताल्लुक, इनका सिलेक्शन वो रॉयल एकेडमी या उस वक्त हुकूमत बरतानिया जो अपने सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देती थी उसके तहत होता, और वो सर्विस उस वक्त वजूद में आई इंडियन सिविल सर्विस। ये जो इंडियन सिविल सर्विस जिसे ICS कहलाते थे उस वक्त, ये ICS के लोग ट्रेनिंग के एतबार से और मेरिट के एतबार से वो इंग्लैंड में हूं या कॉमनवेल्थ की किसी मुल्क में उस सर्विस के लोगों के हम पल्ला होते थे, यानी ऑन मेरिट उनका कैलिबर डेवलप होकर वहां पहुंच जाता था, क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती थी, और इनको उस मुल्क की इकोनॉमी से लेकर हर चीज पर इनकी वो ट्रेनिंग देकर इन्हें वो उस हद तक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां जब उन्हें तफवीज होती थी तो वो कामयाब लोग कहलाते थे। ये ICS शुरू की इनसे वाबस्ता एक अजाफी चीज हमारी उस वक्त की, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त गुलाम मुल्क में गुलाम कौम का एक दर्जा रखते थे, तो नेचुरली ये जो यहाँ बड़े सगीर से लोग मुंतखब होते थे इनका मजाज भी काफी हद तक, वो कहते थे हमारे आम लोग पढ़े लिखे कि ये हैं तो
यहाँ के मकामी लोग, लेकिन ये काले गोरे हैं, यानी इनकी सोच, इनका मजाज, इनका बैठना उठना, इनका बातचीत और वो स्टाइल सारा अंग्रेजों जैसा है। और ज्यादातर इनको उन्हीं का वफादार और उन्हीं का ज्यादा तर हमदर्द का इल्जाम इन पर है। तो ये आईसीएस सर्विस के लोग वाकई वो उस वक्त की रजीम या बरतानिया, क्योंकि इस यहाँ कागज था, उसकी अपने ऑब्जेक्टिव थे और उस ऑब्जेक्टिव के तहत उन्हें ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी चाहिए थी जो कंट्रोल रखे मुल्क पर और इलाके पर, जो कुछ उनके गिवन टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करें। चुनाचे वो उसको ऐसा तरीके से अंजाम देते थे। मार्क्सवादी कुछ लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग के, इंडिपेंडेंट मजाज के लोग भी मुआशरे में ऐसे सिलेक्ट होकर गए कि जो उनसे इख्तलाफ करना भी उन्होंने शुरू किया। आखिर मुल्क में आज़ादी की लहर इस इलाके में पैदा हुई और उसके नतीजे में दो मुल्क मार से बचे और पाकिस्तान के हिस्से में भी वो आईसीएस क्लास के ऑफिसर वो भी आए और जो उस वक्त इब्तदाई तौर पर मुल्क को वो चला। याद रखें कि उस वक्त का एक्ट वो 1935 का एक्ट कहलाता था। वो 1935 के एक्ट के तहत की रिक्वायरमेंट को और इसको एक जाविये से लोगों ने उस पाकिस्तान से पहले का कोई पूछे या पाकिस्तान बनने के बाद जो कोशिशें हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन जल्द से जल्द वजूद में आए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 54 का शुरू हुआ, जो मुकम्मल होते ही उसको इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया। यानी वो एक दिन भी अपनी जिंदगी मुल्क में राइज होने का उसके सम्राट लोगों तक नहीं। फिर दूसरा दौर आता है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। वो वजूद में आया तो कुछ अरसा वो वजूद में लिए, अभी उसने पूरी ताकत या कुव्वत या लीगल वो एस्टेब्लिश आम जिंदगी के तमाम शोबों में नहीं पाया था कि फिर मुल्क में पहला मार्शल लॉ लग जाता है। और इस तरह से वो 1956 का कानून 2 साल कुछ महीने रहने के बाद उसकी मुद्दत वो खत्म हो गया। फिर मार्शल लॉ दौर के में आकर कॉन्स्टिट्यूशन बना जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और उसके तहत कार्रवाई आगे चलती है। ये मैं थोड़ा सा जो पाकिस्तान के दसातीर हैं उनकी एक थोड़ा सा उससे लिंक कर रहा हूँ और इसको सर्विस के एंगल से भी लिंक करता जा रहा हूँ कि शुरू का जब 54 का बन रहा था आइन, तो जो उस वक्त मुल्क में 47 से लेकर 54 तक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जो बेस फ्राहम करता था वो 1935 का था एक्ट, जो वो बेस लाइन वो फ्राहम करता था। कैसे इलाके पर मुल्क का दस्तूर, साज असम्बलियाँ क्या करेंगी और उसके बाद गवर्नेंस स्टेट की कैसे चलेंगी, वो 35 का। तो मैं याद कर रहा हूँ कि वो जो आईसीएस के ऑफिसर थे वो ज्यादातर को लॉ प्रोटेक्शन देता था वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो 1935 का हो, 54 का जो लागू नहीं हुआ, 56 का हो या 62 का हो। ये इससे पहले जितनी भी सिविल सर्वेंट की या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो लोग व्यवस्था थे
उनके सर्विस की प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और उनको लेजिस्लेटिव सपोर्ट हासिल थी और वो डायरेक्टली केसेस जाते थे हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में उनको उस लिहाज से अपने तमाम मैटर सर्विस मैटर के वो वहीं डिसाइड होते। उसके बाद आगे फेडरल कोर्ट में और उसके अलावा चीफ कोर्ट में और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सर्विस से मुताल्लक बताने का मकसूद ये है कि फिर आस्ता आस्ता पहला दस्तूर जो अवामी सतह पर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक और तमाम पाकिस्तान में मौजूद पार्टियां जो थीं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी थी उनके इत्तफाक से जो दस्तूर वजूद में आया ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये दस्तूर में जहां बहुत सारी और अहम तब्दीलियां की गई, एक तब्दीली ये भी कर दी गई कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी सिविल सर्वेंट को वो खत्म कर दी और आप पूछेंगे तो फिर उसके मुतबादल क्या किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रख दी गई 212 की, जो मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि 212 के तहत स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल का वजूद आया जिसमें उनके तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से मैटर वो ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिए गए और डायरेक्टली बाकी अदालतें उनको सिविल सर्वेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के मैटर वो वहां मेंटेनेबल केस नहीं रहे। तो ये तो तारीखी तौर पर आपको अर्ज करने का है कि एक ट्रिब्यूनल का वजूद 1973 में आया और ये वजूद आने के बाद इसमें लोग तमाम सिविल सर्वेंट के मसाइल यहाँ आने लगे और नो डाउट इसमें आपको किसी जगह कभी कोई अभाम नहीं रहना चाहिए कि इन लोगों को बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन खत्म होने के बाद अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविजन उनको रख ली गई कि इनका मुतबादल ये होगा यानी ट्रिब्यूनल और उन ट्रिब्यूनल के अंदर जाने वाले जो उस परव्यू में आने वाले मुलाजमीन या सिविल सर्वेंट ये वो लोग थे जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन से मुताल्लिक मैटर एक्सक्लूसिवली ये डोमेन सर्विस ट्रिब्यूनल का बना। उनके अलावा कोई कोर्ट पाकिस्तान में इंक्लूडिंग हाई कोर्ट उनको देखने की मजाज नहीं और वहां इमीडिएटली फौरन अगर कोई मैटर गलती से जाते हैं तो हाई कोर्ट पहले कहती है भाई ये कैसे आगे ये टर्म्स एंड कंडीशन का मामला है और आप एडमिट करते हैं कि सिविल सर्वेंट हैं तो सिविल सर्वेंट का तो फोरम लाइज समवेयर एल्स और दैट इज फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। तो ये आप वापस लेते हैं या इसको खारिज करें तो समझदार वकील वहां से वो प्रेस नहीं करता या विड्रॉ कर लेता है इन ऑर्डर टू फाइल द केस बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम दैट इज फेडरल सर्विस। ये मैं आपको अर्ज कर रहा था कि टर्म्स एंड कंडीशन का इशू आते ही आपके पास कोई केस आता है सरकारी मुलाजिम आता है तो वो आपने इमीडिएटली देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन का इशू है आपने फौरन कहना चाहिए तो सर्विस ट्रिब्यूनल का मैटर है। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चीज नजर ना आए और ऐसा मैटर सिर्फ एक दो मैटर है मैं जिसका जिक्र करूंगा जिसमें
सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973, एक तो बताया था सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन करता है, उसका आपको बताया अपॉइंटमेंट है, प्रोबेशन है, प्रमोशन है, कंफर्मेशन है, उसके बाद उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में रिटायरमेंट है, उसके बेनिफिट से मुताल्लिक कि कंडक्ट इनका कैसे रेगुलेट होगा, कोई सरकारी मुलाजम अगर एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन उससे होता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी मैटर हो सकता है, तो वो कंडक्ट कैसे रेगुलेट होगा, उसके लिए अलहदा रूल बने जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स कहते हैं। 2020 के अब नए रूल्स हैं गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी रूल 2020। इससे पहले वाले रूल्स जो हैं वो 1973 थे। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीली आई कि सिविल सर्वेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिस्डिक्शन से बाहर करके ट्रिब्यूनल का फोरम देकर वो वहाँ के लिए एक्सक्लूसिवली उनका डोमेन मुकर्रर कर दिया गया, तो आपके पास आते ही आप देखेंगे कि ये सर्विस मैटर है, सिविल सर्वेंट उठाएंगे, उसके अंदर हेडिंग दी हुई है जो मैंने अभी सीधा जिक्र की है कि ये मैटर्स हैं सारे, तो आप फौरन कहेंगे भाई ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है, वहां जाएगा। तो जो मैटर इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन का हिस्सा नहीं है वो पर्क्स या फैसिलिटी के तौर पर है और जिसको कोई लॉ या रूल अंडर द सिविल सर्वेंट एक्ट रेगुलेट नहीं करता, तो वो इशू आ जाएगा कि ये ट्रिब्यूनल की टर्म्स एंड कंडीशन के परव्यू में नहीं आया। एक और चीज है कि जिसको फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 में सेक्शन 41B, ये नोट कर लीजिएगा, 41B आपको ये टेस्टिंग जो प्रोविजन है आपको इसमें जाना होगा। आप पूछेंगे सेक्शन 4 क्या है? जो अपीलें फाइल होती हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में, ये अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट। ये जब आप वहां जाए उसमें जाएंगे तो उसमें तो दे दिया है टर्म्स एंड कंडीशन कि जहां ब्रीच हुई है, वायलेशन हुई है, जहां आप लॉफुली जिन चीजों के इंटाइटल थे उससे डिप्राइव करके आपको आर्बिट्रेरली, विंसिकली या फॉर दैट मैटर मैलाफाइडली किसी ने रिमूव किया है या डिमोट किया है या फॉर दैट मैटर डीकन्फर्म किया है, तो आप फौरन अपने उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए या उस एक्शन को अनडू कराने के लिए, इलीगल डिक्लेयर कराने के लिए आपने आना है। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में हूँ, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में मैंने 4 सेक्शन बताया कि इसके तहत अपीलें फाइल होती। एक उसमें दी हुई है प्रोविजन 41B। ये जो 41B है वो ये कह रही है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट का मैटर है टू होल्ड अ पर्टिकुलर पोस्ट और टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर ग्रेड, ये दोनों मैटर उसके जहां डिटर्मिनेशन ऑफ फिटनेस का इशू आएगा, लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है डिटर्मिनेशन ऑफ फिटनेस का, वो मैटर अगर आता है कि ऑलरेडी एक अथॉरिटी, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने उसका केस कंसीडर किया और उसे अनफिट डिक्लेयर कर दिया, या उसमें जो मारूफ सर्विस वो इस्तेमाल करते हैं कि उसे सुपरसीड कर दिया या सुपरसेशन हो गया या डेफरमेंट हो गया। तीसरा अमल है कि या उसको प्रमोट कर दिया तो अल्लाह का शुक्र करता है, मुबारकबादें वसूल करता है, मिठाई खाता है। लेकिन अगर दूसरी सजाएं डेफरमेंट की हो जाती है कि रिकॉर्ड नामुकम्मल है
डिसिप्लिनरी एक्शन कोई पेंडिंग है तो उस दौरान में ये नॉर्मली केस को वो मजाज फोरम जो 3 है, एक है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, एक डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड, एक है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और आखिरी है फोरम हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड। मैं टॉप से शुरू कर दूं। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ डील करता है ग्रेड 21 से 22 में जाने के लिए। ये तो आप में से शायद बहुत सारे साथियों के इल्म में होगा कि जो हमारे यहाँ टोटल स्केल या तनख्वाहों के स्केल रखे गए हैं उनकी तादाद है 22। ये जो 1973 से पहले उस वक्त वो कहलाते थे प्रिस्क्राइब स्केल, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब स्केल थे। जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक्ट बना और उसके बाद जो स्केल वजूद में आए वो स्केल जो 73 से पहले थे कोई वो 250 से ज्यादा स्केल थे। छोटे छोटे स्केल, इंक्रीमेंट के एतबार से कहीं फर्क, कहीं का मिनिमम का फर्क, कहीं का मैक्सिमम का फर्क, तो वो स्केल लातादाद थे। जब 73 में आकर टोटल स्केल बना दिए गए 22, कुछ अर्सा दरमियान में 23 भी रहा। जो पोस्ट आखिरी गवर्नमेंट की होती है वो सेक्रेटरी, फेडरल गवर्नमेंट सेक्रेटरी टू द फेडरल गवर्नमेंट, ये 22 ग्रेड की है। बाद जगह पर सेक्रेटरी जनरल कुछ अर्सा के लिए कुछ हुकूमतों ने रखे, उनका एक स्पेशल स्केल रख दिया गया जिसे बीपीएस तो नहीं, स्केल उसे 23 यानी 23 कह दिया गया। वो अब मार्दे वजूद में नहीं है। स्केल अब जो 73 से लेकर अब तक जो बिला किसी तात्तुल के चले आ रहे हैं वो 22 है। तो बता रहा था कि आगे डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हो जाती है कि ये जो 1 से लेकर 15 तक के स्केल के लोगों का प्रमोशन का मैटर तय होता है, उससे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कहते हैं। वो तय करती है। उसमें 2 से ज्यादा ऑफिसर होते हैं जो उसका तमाम रिकॉर्ड, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसे एसीआर कहते हैं, उसके बाद उनकी सर्विस टोटल ड्यूरेशन देख लेते हैं कि सर्विस कितनी रेंडर कर ली है, और वो तो उनका तजर्बा हो जाता है। फिर उनका इस दौरान अमालनामा थ्रू एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखकर उनको कंसिडर किया जाता है। ये जो इब्तदाई प्रमोशन के पर्पज के लिए कमेटी का नाम है उसका है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसे डीपीसी कहते हैं। नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड, ये नॉर्मली 16 से लेकर 18 तक के एम्प्लॉय स्केल के सिविल सर्वेंट का केस थे। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में ये जो स्केल है 19 से लेकर 21 तक के ऑफिसर्स के केस प्रमोशन के लिए, यानी दूसरे महीनों में 20 तक जाता है, 20 वाले को कंसिडर करते हैं 21 के लिए। तो 20 तक के ऑफिसर के केस कंसिडर होते हैं, और ये सेंट्रल सिलेक्शन का बोर्ड इसको देखता है। जो सबसे आखिरी पोस्ट और आखिरी दर्जे पर फायज अफसरान होते हैं वो ग्रेड 22 के होते हैं, और ये तमाम जो सेक्रेटरी टू द फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर जिस पर आकर काम करते हैं वो
इनवेरिएबली इट इज ऑब्जर्व कि वो ग्रेड 22 के होते हैं, ग्रेड 21 के कहीं कहीं वो भी लग जाते हैं वो, लेकिन मोस्टली ग्रेड 22 के ऑफिसर्स होते हैं। ये मैंने बताया, ये जो 22 में आने के लिए वो हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड होता है। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हेड करता है और वो डायरेक्टली बोर्ड में बैठकर उनकी सिलेक्शन में उसका फैसला वो नेचुरली फाइनल उसी का डिसीजन होता है। बाकी उसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और इस तरह से वो सेक्रेटरी जिस जिस शोबे के हैं वो बैठ जाते हैं। तो ये 4-5 सीनियर ऑफिसर के साथ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड। मैं बता वहाँ रहा था शुरू में आपको, वो दूसरे डिटेल में मैं आ गया कि ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप आपको बताया कि 13 ऑक्यूपेशनल ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में सर्विसेज के लिए, ये उनका स्पेशलाइज्ड फील्ड जो उनका तय हो जाता है। एक तो मैंने बताया कि जो शुरू में आईसीएस ऑफिसर थे वो इस शोबे को देखते थे, जिसका सक्सेसर ग्रुप जो आया वो आया डीएमजी ग्रुप, जैसे कहते थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और जिसका नाम फिर तब्दील होकर अब 2013 से इसका नाम तब्दील होकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS कहला। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अब वो PAS ग्रुप कहलाता है। यानी ये अगर कहीं PAS लिखा हुआ नजर आए ऑफिसर के साथ या ये इस ग्रुप के हैं तो समझे ये इसका प्रीवियस ग्रुप DMG था, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और उससे पिछला ग्रुप जो जिसमें थे वो सर्विस वो ICS के थे। लेकिन अब ICS कैडर का कोई ऑफिसर पाकिस्तान में वजूद में नहीं, क्योंकि वो शुरू में ही उनको ऑप्शन देकर कन्वर्ट करा लिया गया था। तो ये मैंने 13 ग्रुपों में से जो टॉप उस सेंस में जिसका पब्लिक से इंटरेक्शन ज्यादा होता है वो इस PAS ग्रुप की बात की कि ये डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल जनरल कमिश्नर, फिर चीफ, जिसमें कमिश्नर के बाद ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मिनिस्टर, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल पर लोग लगते हैं, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक ये इनकी लाइन या इनका एरिया होता है। शुरू में ये एक्सक्लूसिवली ज्यादा पोस्टें जाती थी इस सर्विस के ग्रुप को, लेकिन बाद में प्रोविंशियल सर्विस के लोगों ने भी उसमें अपना शेयर मांगा। उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि एक सर्विस मरकज की बनाई हुई सूबों के अंदर वो उसके अफसर तैनात होते हैं और ये अफसर होते हैं, तो उन्होंने अब उसमें से ये जो उनके कैडर स्ट्रेंथ है उसमें उनका कोटा प्रोविंशियल सर्विस का भी रख दिया गया, वो उसमें आ गए। ये तो मैंने एक अजमाली सा खाका आपको जो मौजूदा दौर में PAS ग्रुप कहलाता है उसका बताया। जो दूसरे नंबर पर है वो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जैसे नाम से ही जाहिर है, ये तमाम मुल्क के फॉरेन अफेयर से मुताल्लिक एम्बेसी में मुल्क के अंदर जितने मुल्कों को आप रिकग्नाइज करते हैं और उन मुल्कों में अपने सफारत खाना खोलते हैं, तो उसमें ये ट्रेंड फॉरेन सर्विस के ऑफिसर
जो हैं ये उसको हेड करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं। ये जो फॉरेन सर्विस ग्रुप जो है, इस ग्रुप में भी फॉरेन सेक्रेटरी तक इनकी लास्ट मेराज या आखिरी पोस्ट होती है जहां तक ये पहुंचती है। तो ये भी ग्रेड 17 से 22 तक उस अपनी लाइन में जाता। उसके बाद जो ग्रुप है, तो ये जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसे पीएसपी कहते हैं, ये जो पीएसपी का है, ये पूरे मुल्क की पुलिसिंग के सीनियर ऑफिसर जिनका मरकज में जो इंट्रोडक्शन या इंडक्ट किया जाता है उन्हें, वो एएसपी कैडर्स में किया जाता है। ये जो डायरेक्टली आपको नजर आएगा एएसपी, आप समझें कि ये पीएसपी ग्रुप का है, उसी कैडर का, उसी यानी स्केल का जो दूसरा मुतबादल उनके पास नीचे से प्रमोट होकर आता है, वो डीएसपी कहलाता है। यानी वो डीएसपी जो नीचे से प्रमोटिंग है, और ये जो पुलिस सर्विस का है, ये डायरेक्टली इसकी इनिशियल पोस्ट की जहां पर आता है, ये एएसपी कहलाता है। उसके बाद जो डीएसपी कैडर के लोग हैं, ये आकर एसपी कैडर में आकर मेन उस ग्रुप जो पीएसपी कैडर ग्रुप में इंडक्ट हो जाते हैं। तो गोया एसपी कैडर में आकर जो इंडक्शन उन नीचे से आए हुए प्रमोटीज की दाखिल होती है, तो वो इन प्रमोटीज की होती है जिन्होंने अपना शेयर रफ्ता रफ्ता डिमांड करते हुए वो अपना कोटा इन्हांस किया। और अब जो डीएसपी से एसपी बनने के लिए, उससे पहले पीएसपी कैडर में इन कैडरमेंट ये साइन को आना है, यानी ये एसेंशियल। एसपी में जाने के लिए उसे पहले पीएसपी कैडर में आना। तो ये बता रहा था कि ये पीएसपी ग्रुप को ये आईजी तक आखिरी रैंक जाता है, जो ग्रेड या जो स्केल 22वें का अफसर होता है। तो ये उसके बाद आने के बाद चाहे प्रमोटिंग हो, कैडर से ऊपर आया हो, इंडक्ट होकर इन कैडर में पीएसपी में होने के बाद, दोनों के लिए फिर वो आगे उनकी एलिवेशन या प्रमोशन के चांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लामहला जिन्होंने एज एएसआई ज्वाइन किया होता है या एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया होता है, ये लोग उम्र के या सर्विस के एक उस हिस्से में आकर इन कैडर होते हैं जहाँ की उम्र रसीदा लोग होते हैं, यानी 40+ में आकर ज्वाइन करते हैं। जबकि वो जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप पीएसपी में डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आने के लिए जो पाकिस्तान बेस पर इम्तिहान देकर और मेरिट मनवाकर आते हैं, वो आपके पीएसपी कैडर के डायरेक्ट जो हमारे एएसपी हैं, वो उस कैडर को ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने दोनों का बताया कि ये लोग प्रमोशन में मैक्सिमम जो प्रमोटी है वो डीआईजी तक तो देखा है, इससे ऊपर जाकर उनकी एज सुपरनेशन क्या होती है, 60 साल की रिटायरमेंट एज है, इस पर आकर रिटायरमेंट हो जाना होता है सिविल सर्वेंट में, तो वो रिटायर हो चुके होते हैं। ये मैंने सिर्फ बताया कि इनका आईजी लेवल को टच करना, ये उनकी ड्यू टू एज वो उस तक नहीं पहुंच पाते। ये तो आपको पीएसपी का बताया। उसके बाद है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये पाकिस्तान ऑडिट, अच्छा, ये सारी की सारी सर्विसेज का जो 13
मैंने ऑक्यूपेशनल ग्रुप बताए, ये सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये शुरू में इनको हम कहते थे जो सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत आते हैं, इनका ये सीएसएस में आने के लिए कंपटीशन और एग्जाम और टेस्ट इनिशियल उनका सबका एक जैसा होता है। जब आ जाते हैं फिर इनको ऑप्शन दिया, ऑप्शन तो फॉर्म पे शुरू में भी मांग लिया जाता है, आप सर्विस में ऑक्यूपेशनल ग्रुप में किस ऑक्यूपेशनल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे, वो अपना ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दे देते हैं या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे देते हैं कि हम इस ग्रुप में आना चाहते हैं। लेकिन बताने का मकसद था कि इनको शुरू में जो रिटन टेस्ट होता है, जो इनका, उसके बाद इनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन इनका इम्तिहान लेता है और इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद ये सारे सिलेक्टीज एक कॉमन ट्रेनिंग के तहत इनको ट्रेन किया जाता है और उसमें से बाद में इन्होंने अपना अपना ऑक्यूपेशनल ग्रुप पहले से इन्होंने दिया होता है और वो अगर एक्सेप्ट हो जाए फिर उस शोबे में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जाकर वो लेते हैं। तो ये मैं आपको बताने का ये मकसद था कि पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप ये भी पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। पूरे मुल्क के फेडरल के हों या प्रोविंशियल के हों, उनमें जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसमें प्रोविंशियल एक्सटेकर से पैसा जहाँ जाएगा, खर्च होगा, वहाँ ऑडिट होगा और उस ऑडिट का काम किसके जिम्मे किया गया है, किस ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। इनका हेड आपको पता है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो लोग ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लोग भी हुए हैं, अदर देन ऑक्यूपेशनल ग्रुप भी लोग आए। तो मेरा आपका मकसद था कि ये भी 17 स्केल से होते हुए ग्रेड 22 तक इनकी तरक्की भी होगी, ये पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स। उसके बाद हमारे ये जो सेक्रेटेरिएट है, इनकी सर्विस को और इनको चलाने के लिए पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो ये जो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप क्या है, ये इब्तदाई तौर पर जो पाकिस्तान में तमाम सेक्रेटेरिएट हैं, हमारे मिनिस्ट्रियां हैं, इनके ऑफिस मैनेजमेंट की ग्रेड 17 एंड अबव की कंपटीशन जो बेस्ड एग्जाम है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और उसमें जो सेलेक्ट होते हैं दोनों तरीके से है, होता है इनका अलग है। जो सीएसएस करके उसमें फाइनली इसको ऑप्ट करते हैं ओएमजी यानी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से ये ग्रुप है, तो वो आकर जिस पोस्ट पर तैनात होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर का बुनियादी तौर पर कॉमन ट्रेनिंग तमाम ऑक्यूपेशनल ग्रुप के साथ हुई और उसके बाद उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनका इंस्टीट्यूट करता है, जहां उनको उनके सेक्रेटेरिएट वर्क के लिए तमाम रूल्स रेगुलेशन रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत समरी जो उसमें तमाम जो हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिशियल हैं, चाहे एसआरओ जो इतने वजूद में आते हैं, ओएम जितने इशू होते हैं, वो तमाम की ड्राफ्टिंग और उसका नो हाउ उन्हें प्रोफेशनली उस लेवल पर
उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, जहाँ ट्रेनिंग वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में आ जाती है। कॉमन ट्रेनिंग वो उन्हीं अपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप हो या फॉरेन सर्विस ग्रुप हो या फॉर दैट मैटर आपको कहा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो, ये तमाम वो लोगों के साथ ही वो लेते हैं। अब ये जो OMG के ऑफिसर हैं, इसमें एक कोटा उनका रखा गया है जो सिर्फ सर्विस में हैं और वो एलिजिबल हैं फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए फेडरल सर्विस कमीशन उनका भी इम्तिहान लेता है, और वो उस पाकिस्तान बेस पर तो नहीं होता, वो उनकी सर्विस बेस पर होता है। तो इसमें तमाम वो लोग कैटेगरीज जिनको उन्होंने जिनकी एलिजिबिलिटी रखी है, इसमें नॉर्मली अटैच डिपार्टमेंट, डिवीजन और मिनिस्ट्री में तैनात लोग जो इसमें स्टेनोटाइपिस्ट हूँ, स्टेनोग्राफर हूँ, PS हूँ, उधर से ऑफिसर असिस्टेंट हूँ या फॉर दैट मैटर सुपरिटेंडेंट हूँ, और उसके अलावा जो मिसलेनियस कैडर में हूँ, लेकिन इसमें सब ऑर्डिनेट ऑफिस के लोग शामिल नहीं होते। बाकी 3 जो शोबे हैं उसमें, ये मैं यहाँ एक बात वाजे कर दूँ, हमारा फेडरल सेटअप जो अब तक कायम है, ये 4 मेजर इसके शोबे। एक है जो आपका रूल्स ऑफ बिजनेस बताता है, एक है जो मैंने आपको बताया सबसे मातहत अदारे के तौर पर गिना जाता है, इससे कहा जाता है सब ऑर्डिनेट ऑफिस। दूसरा होता है अटैच डिपार्टमेंट। तीसरा मिनिस्ट्री से पहले डिवीजन होते हैं, वो फिर मैं आगे तफरीक बताऊंगा, डिवीजन क्या करता है, अटैच डिपार्टमेंट क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेट कौन से आते हैं, और आखिर में मिनिस्ट्री होती है। तो ये 4 शोबों पर आपका फेडरल सेटअप कायम है। इसके अलावा अगर कोई शोबे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तौर पर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लैंड कमीशन है, फॉर दैट मैटर ये जो बाकी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है, उसमें काम करने वाले लोग। लेकिन ये एज सच प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के लोग ये ना सबऑर्डिनेट ऑफिस में, ना अटैच डिपार्टमेंट में, ना ही ये डिवीजन में या मिनिस्ट्री में नहीं है। ये उनसे हटकर ये शोबे और इसके अंदर काम करने वाले मुलाजिम। अच्छा, ये जो तफरीक मैंने आपको बताई 4 शोबों की फेडरल सेटअप में काम करने की, उनकी नोयत अपनी अपनी। एक रूल्स ऑफ बिजनेस को आपको ये सिर्फ आप जब कोई केस आपके पास आइंदा इस प्रोफेशन में आपके पास आता है तो आप इमीडिएटली जहाँ ये देखते हैं कि वेदर ही इज अ सिविल सर्वेंट, ये मैटर टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेबल है, तो फिर फौरन आपके ध्यान में जाएगा कि ये इसका फॉरम फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है। अगर मरकज का है, अगर सूबे का है तो वो प्रोविंशियल में 4 सूबों में उनके सूबों का नाम के साथ, मतलब पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल, बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल, KP के सर्विस ट्रिब्यूनल, इन नामों से वो ट्रिब्यूनल सब ने मोस्टली फेडरल सेटअप का जो सिविल सर्वेंट एक्ट था पहला वही वजूद में आया था। उनको सूबों ने न्यूट्रिटिस मिटेंडिस कुछ चीज़ों के रद्द-बदल से उन्हीं को उन्होंने लैंग्वेज उनकी बारो की। और मैं ये बताने का मकसद है कि हर एक का अपना सिविल सर्वेंट एक्ट है,
सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट है, रूल्स उनके अपने हैं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी डिसीजन या सर्विस रूल की ऐसी तब्दीली आती है जो रिलेटेबल टू एज है, रिटायरमेंट है, वो नॉर्मली चारों प्रोविंसेस भी वो उसको फॉलो करते हैं। ये चीज़ें थी उससे मुताबिक कि आपको ज़िंदगी के आइंदा प्रोफेशन में आपने इब्तदाई फैसला करते हुए केस कोई आता है सर्विस मैटर का, तो आपने इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना कि मुझे इसको कहाँ ले जाना है। तो वो आपको जो उसके फैक्टर्स हैं, टेस्टिंग फैक्टर्स, वो आपको बता दिए वो। तो उस एतबार से ये भी आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं या जो लॉ ने इट्सेल्फ बता दिया गया है कि ये सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं मैटर एंटरटेन करेगा, वो आपको बताया था जहाँ क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फिटनेस आता है। और फिटनेस के क्वेश्चन को फिर हम नॉर्मली कहाँ ले जाते हैं, उसको हम हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199। अगर कोई दूसरा मैटर टर्म्स एंड कंडीशन का ले जाएंगे तो वहाँ आर्टिकल 212 फौरन वो इन्वोक को करते हुए वो आपकी रेट मेंटेनेबल नहीं है। ये आपको बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें आइंदा मलूज़ खातर रखनी होंगी। और लेकिन जो अहम एक शुबा रह गया है वो भी आपको फिल्म में दिया कि जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि सर्विस मैटर शायद एक छोटा सा और बहुत ही इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, कम सीखना पड़ेगा, शायद वो गलती पाते थे। जब वो इस शोबे में जाएंगे तो मेरा ज़ाती तौर पर आपके इल्म में अगर आपने कंप्लीट एडवोकेट ऑफ द सर्विस साइड जाना करना है तो वो आपको चारों सूबे इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जहाँ वहाँ भी सर्विस ट्रिब्यूनल, वहाँ भी सिविल सर्वेंट एक्ट है, वहाँ भी केसेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो बताने का ये मकसद था कि इसके तमाम जो पार्लियामेंट के या उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज के बनाए हुए एक्ट और ऑर्डिनेंस का अगर हुजम देखें वो मोर देन 50 ऑर्डिनेंस या एक्ट की शक्ल में आपको सामने। उसके बाद अगर रूल्स रेगुलेशन को देखें तो वो मोर देन 200 रूल्स रेगुलेशन का आपको वास्ता पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन इतना वाइड रेंज ऑफ केसेस से आपको देखने में बज़ाहिर नजर आता है कि टर्म्स एंड कंडीशन सिविल सर्वेंट एक्ट लिखी जो उसमें 20-25 चीजें लिखी है बस काफी हो गया नहीं। अब आपको इसकी एक मिसाल आप देखते हैं कि एक सरकारी मुलाजम से कोई एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन होता है रिलेटेबल टू हिज कंडक्ट, उसको रेगुलेट कौन सा लॉ फौरन इमीडिएटली करेगा, रूल वो करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल। पहले करता था 1973 का, अब आ गया है 2020। दोनों में डिफरेंस भी मैं इमीडिएटली ब्रॉडर लाइन से बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो पहला लॉ है उसके अंदर जो की फैक्टर थे इनिशिएट करने के, जो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएशन से लेकर एपेलेट ऑर्डर तक पास करने तक, वो नॉर्मली 4 उसमें कैरेक्टर थे। एक था ऑथराइज्ड ऑफिसर, दूसरा था अथॉरिटी, तीसरा था एपेलेट अथॉरिटी। और इस तमाम एक्शन को जिसने आगे देखना है कि कौन सा एक्शन मैंने लेना है, वो क्या है, वो इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी। तो ये जो एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है कि नॉर्मली वो बड़े रीजन या बड़ी वजूहात या अंग्रेजी में उसे आप कहें ग्राउंड ऑफ एक्शन, वो क्या है
वो 4 मेजर ग्राउंड है, इनके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं मिलेगा। वो है किसी ने मिसकंडक्ट किया, दूसरा है किसी ने इनएफिशिएंसी का कोई एक्ट किया, यानी रिलेटेबल टू एफिशिएंसी को इसका इशू बना। तीसरा है किसी ने कोई करप्शन की, जिसमें एम्बेसडमेंट से लेकर सारे उसके वो एक्ट आ जाते हैं जो रिलेटेबल टू करप्शन होते हैं। आखिरी जो बड़े रेयर केसेस होते हैं वो है सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब ये 4 मैंने ग्राउंड आपको ऐसे मोटे बता दिए हैं, इन 4 के अलावा कोई ग्राउंड नहीं होता है एक्शन में। अब इन चारों पर से सबसे पहले ये मैटर पुराने लॉ के तहत अथॉराइज्ड ऑफिसर देखता था, अब नए लॉ के तहत डायरेक्टली अथॉरिटी देखती। आप पूछेंगे अथॉरिटी और अथॉराइज्ड ऑफिसर इनकी जो फंक्शन हैं उनके सर्विस मैटर में वो क्या है? अथॉराइज्ड ऑफिसर का रोल, इसको अपॉइंट कौन करता है? अथॉरिटी करती है। इसका रोल उस हद तक होता है कि जो वाकया हुआ है एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन का, उसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है कोई ऐसा ऑफेंस या ऐसा एक्ट जो इन 4 ब्रॉडर कैटेगरी में आता हो, मिसकंडक्ट में, इनएफिशिएंसी में, या करप्शन में, या आखिरी बताया था सबवर्सिव एक्टिविटी। अगर ये 4 में आता है किसी एक में या तो 2 में आता है, बाद आदमी को 2-2, 3-3 में आ जाते हैं, करप्शन भी की है, इनएफिशिएंसी भी है, और उसके जो पहला आपको कैटेगरी बताई है इसका वो उसमें भी मौजूद है। तो अगर 2-2, 3-3, एक से ज्यादा भी एक्ट में हो, वो अथॉराइज्ड ऑफिसर ने देखना है। जब अथॉराइज्ड ऑफिसर डिटरमिन कर लेगा कि एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड मिसकंडक्ट हो गया है या इनएफिशिएंसी या करप्शन हो गया है, तो वो क्या करेगा? उसके सामने 2 ऑप्शन कि आया ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड देयर इज अ नीड टू गो फॉर रेगुलर इंक्वायरी या समरी प्रोसीजर में करना है। आप पूछेंगे समरी प्रोसीजर क्या है? जहां रेगुलर इंक्वायरी करने की जरूरत ना उसे जरूरत महसूस हो, वो समझता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है, इसको स्ट्रेट अवे शो कॉज नोटिस दो, इसकी वजह पूछो, पर्सनल हियरिंग दो, और जो माइनर पेनल्टी अगर इम्पोज करनी है तो वो ये अथॉराइज्ड ऑफिसर खुद देने का मजाज था। और अगर कोई मेजर है और ग्रेविटी ऑफ द इशू वारंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ ए मेजर पेनल्टी, तो फिर वो देखेगा कि इसका मैं रिकमेंड करेगा वो टू द अथॉरिटी, और अथॉरिटी अलोन विल डिसाइड कि इसको मैंने मेजर पेनल्टी देनी। आप कहेंगे माइनर पेनल्टी कौन सी है, मेजर पेनल्टी कौन सी है? इसको ब्रॉडर तौर पर आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपको डिटेल मैं ले जा नहीं रहा कि 4 मेजर हैं फेडरल में, प्रोविंसेस में, और 4 ही माइनर। 4 मेजर और 4 माइनर। मेजर में आप पूछेंगे कौन सी है? कंपल्सरी रिटायरमेंट की है। लेकिन अगर इन ऑर्डर ऑफ ग्रेविटी लें या स्वीयरेंस लें तो वो स्वीयर पेनल्टी है डिसमिसल, और दूसरे नंबर पर है रिमूवल। आप पूछेंगे इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों में मुलाजमत से बाहर हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिमूवल एंड डिसमिसल? अ पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस may seek his employment elsewhere under the government or otherwise, whereas a person who is dismissed from service is debarred from seeking any employment under the government. ये फर्क दोनों का समझ लें, डिसमिसल, रिमूवल। तीसरा है डिमोशन है या रिडक्शन इन
स्केल से। ये थर्ड कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी जो इसमें आती है वो नॉर्मली रिडक्शन बाय स्टेजेस इन टाइम स्केल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये तीसरे नंबर पर कंपल्सरी रिटायरमेंट, फिर उसके बाद डिमोशन और उसके बाद स्केल के अंदर जो रिडक्शन होती है ये उसमें आ जाती है। तो गोया मैंने 4 मेजर बता दी आपको, माइनर भी इसी तरह 4 हैं और ये 4 उसमें है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन और फॉर दैट मैटर ये सजा थी आपको मतरूक हो चुकी है या नेक्स्ट हो चुकी है, वो थी कि विद होल्डिंग ऑफ क्रॉसिंग एफिशिएंसी बार। तो वो आप पेनल्टी किताबों में पुरानी में मौजूद है, लेकिन एज सच वो एफिशिएंसी बार स्केल में देना छोड़ दिया। पहले स्केल में चलता था तो एक रेगुलर स्केल में इंक्रीमेंट से आता था, आगे जाकर वो एफिशिएंसी से लिंक अप हो जाता था। अगर एफिशिएंसी उसकी कारकर्दगी बेहतर है फिर इंक्रीमेंट मिलता था, अदरवाइज नॉट। उसे ईबी कहते थे, एफिशिएंसी बार। तो मैं ये आज पढ़ा था लास्ट पेनल्टी जो पुराने लास्ट जो 1973 के, मैं 2000 के ऊपर अभी आपको एक इंतहाई मुख्तसर सा ताका देंगे। वो थी लास्ट जो हमारे पुराने ला थे वो सेंश्योर। सेंश्योर जो है ये सबसे कम तर और सबसे छोटी सजा। इसे आप पुराने लोगों उसको कह देते थे रेप्रीमांड कर दिया या स्वीयर वार्निंग कह दिया या रिकॉर्डेड वार्निंग कह दिया, लेकिन रिकॉर्डेड वार्निंग, रेप्रीमांड ये एज सच माइनर पेनल्टी नहीं है। माइनर पेनल्टी के तौर पर जब हम एज पर प्रिस्क्राइब पेनल्टी के तौर पर लेंगे वो सेंश्योर है। ये तो आपको चारों माइनर और चारों मेजर पेनल्टीज भी बताएं। ये क्योंकि सिविल सर्विस के ज्यादातर केसेस रिलेटेबल टू डिसिप्लिन होते हैं, ये आपको बता दिया कि डिसिप्लिन के मामले में ये लॉ आपको अब आपको बताया जाता है। ये जो 2020 का नया लॉ है इसमें जो इंस्टीट्यूशन था अथराइज्ड ऑफिसर का ये खत्म कर दिया। अब देयर इज नो अथराइज्ड ऑफिसर फॉर पर्पज ऑफ initially seeing या processing the case or to decide the question whether summary procedure is to be adopted or regular inquiry is to be adopted। ये अब लॉ नया जो आ गया है ये चीजें सारी की सारी मर्ज हो गई या ये देखनी है अथॉरिटी। जब अथॉरिटी कोई सजा दे देती है इन माइनर्स में या मेजर में अंडर द ने लॉ, इसके खिलाफ अपील का वो भी प्रोविजन दिया गया है। उन्हीं लॉ में आपने गवर्नमेंट सर्विस एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 2020 और उसके तहत अपीलेट अथॉरिटी उसको डिसाइड करती है। अब वो आ जाता है कि ट्रिब्यूनल में जाने के लिए मैं आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ ये एंगल ध्यान में जरूर रखिएगा जिसमें अक्सर वकुला से गलती सरसत हो जाती है। वो क्या कि जब कोई मैटर आए सबसे पहले देखें ये आर्डर कब का है, कितना वक्त गुजर गया है। इसने अपील विद इन 30 डेज कर दी थी। 30 डेज टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रेफरिंग रिप्रेजेंटेशन और डिपार्टमेंटल अपील। अगर 30 डेज के अंदर कर दिया देन इट इज विद इन टाइम, अदरवाइज ये अपील टाइम बार्ड हो जाएगी। आप पूछेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है, उसमें लॉ सेटल्ड है। इफ द डिपार्टमेंटल अपील और रिप्रेजेंटेशन इज बार्ड बाय टाइम देन द सर्विस अपील बिफोर द सर्विस ट्रिब्यूनल इज आल्सो बार्ड बाय टाइम। तो वहां भी जाकर आपको पहला इश्यू हो जाएगा, पैदा होगा कि भाई आप तो टाइम बार्ड आए, आपने तो महकमे से 30 दिन के अंदर पहले ये साबित करें। ये है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गए तो आप तो टाइम बार्ड।
वहाँ टाइम पार्ट है, यहाँ भी टाइम पार्ट है। ये आपको बुनियादी असूल बताया। अब आप वहाँ से डिपार्टमेंटल अपील का जवाब नहीं मिलता है या मिलता है तो आपने ट्रिब्यूनल के पास कब जाना। ये टाइम फैक्टर बहुत अहम है जो आपने ध्यान में रखना होगा। वो क्या है? 90 डेज स्टेचुटरी वेटिंग पीरियड है। वो 90 डेज आपने डिपार्टमेंटल अपील की या रिप्रेजेंटेशन दिया, यू हैव टू वेट फॉर 90 डेज। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज 30 डेज के अंदर आपने सर्विस अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल फाइल कर देंगे। और ये जो अपील आप फाइल करेंगे, इन अदर वर्ड डिपार्टमेंटल अपील या रिप्रेजेंटेशन से फाइलिंग तक का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? 120 डेज। 90 डेज और प्लस 30 डेज। 90 डेज आज खत्म हो गए, अब मुझे कितने दिन के अंदर जाना है? नेक्स्ट डे जाना है, तो उसके लिए 30 डेज ये प्रिस्क्राइब। तो 120 डेज के अंदर आपने अब 120 डेज में से आपने मिस कर दिया तो फिर आप टाइम पास करोगे। दूसरा ये अर्ज कर दूं, जब भी एपेलेट ऑर्डर हो या ओरिजिनल ऑर्डर हो, इसके अंदर भी ये चीज देख लीजिएगा कि एपेलेट अथॉरिटी में अगर तो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल तक को डिसीजन हुआ है, आपको फिर भी राइट ऑफ अपील टू द प्रेसिडेंट वो सबसिस्ट करता है। वो लीगली आप उसके इंटाइटलमेंट देख दें, आप उनको करें। लेकिन अगर प्रेसिडेंट कोई डिसाइड कर दे एज अथॉरिटी कोई एक्शन, तो फिर क्या होगा? फिर आप रिव्यू करें। और रिव्यू जो है वो आपने वही प्रिंसिपल जो पहले आपको बताया कि आपने ऑर्डर पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर वो आपको जाना होगा। ये बेसिकली बातें थी जो सर्विस मैटर्स में आइंदा जिंदगी में आपको काम आएंगी। और बेसिकली मैं फिर इसको सारे को मैं रिकैप्चुलेट करूं तो ये कह सकता हूं कि जब आप सर्विस मैटर पढ़ें, सबसे पहले आपने देखना ये मैटर टर्म्स एंड कंडीशन को रिलेट करता है और विद इन द परव्यू ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल है। आप सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में गलती ना कीजिए। और अगर ये रिलेटेबल टू टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपने प्रिंसिपल देखने कि जो ओरिजिनल ऑर्डर है, इम्प्यून्ड ऑर्डर है, फर्स्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर, वो कब पास हुआ है, उसके विद इन टाइम्स आपने ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंटल अपील या रिप्रेजेंटेशन की है। अगर की है तो ओनली देन यू आर लीगली सेफ, अदरवाइज वो टाइम पार्ट हो जाएगा। टाइम पार्ट के एंगल को, टाइम का रेकनिंग का मोड वो मैंने आपको बता दिया है। इन चंद बुनियादी बातों को आपको मलूज़ खातर रखना होगा। और ये वो अगर चीज़ें सामने रखें